हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। तो जो आधार सामग्री का संग्रहण करने के बाद अनुसंधान जो करता होता है उसको 5 कार्य प्रणालियों अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद जब वो डेटा को संग्रहण कर लेता है तो इसमें कौन कौन से होते हैं। पहला, आंकड़ों का संपादन करना होता है। फिर जो एकत्रित तथ्य हैं जिसने चाहे किसी विधि से तथ्य को एकत्रित किया हो उसका वर्गीकरण करना है। फिर इसकी कोडिंग यानी कि संकेतीकरण करना है। फिर सारण करना है यानी टैबुलेशन करना है इसका। फिर तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन करना होता है। तो हम आज पढ़ेंगे पहले आंकड़ों का संपादन। आंकड़ों का संपादन क्या होता है। तो जो अनुसंधान करता होता है अपनी सूझबूझ के आधार पर आंकड़ों से संबंधित विभिन्न प्रकार की कमियों को पूरा करने को संपादन का कार्य जितनी कुशलता से अधिक करता है उतना ही क्या होता है, अनुसंधानकर्ता की जो ये प्रक्रिया होती है वो उतनी परिशुद्ध हो जाती है। यानी कि अनुसंधानकर्ता अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपनी बुद्धि कौशल के अनुसार जैसे आंकड़ों का संपादन करता है, जितनी अच्छी तरह से वो इसका संपादन करेगा उतनी ही अच्छी तरह से जो वर्गीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी तरह से उभर कर सामने आएगी। इसके लिए अनुसंधानकर्ता को विशेष प्रयत्न करने आवश्यक पड़ते हैं। पहला, इसमें आंकड़ों का जो संग्रहण करने में जिस विधि का उपयोग किया गया हो, चाहे आप प्रश्नावली करे हों, चाहे अवलोकन करे हों, चाहे साक्षात्कार करा हो, किसी भी विधि का आपने उपयोग किया हो उसमें निम्न बातें देखना जरूरी है कि प्रश्नों का क्रम क्या है। अगर प्रश्न ऊपर नीचे हो गए हैं तो उनको सही क्रम में रखना। भाषा का जो भाषा का स्पष्टीकरण है वो करना। यदि कहीं आपने ऐसा कोई क्वेश्चन रखा है जो भाषा को स्पष्ट नहीं कर रही है, क्वेश्चन को स्पष्ट नहीं कर रही है, तो उस क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से करना। और अगर जो उत्तरदाता है उसने मतलब ऐसे उत्तर दिए हैं जो दो विरोधी, परस्पर विरोधी चीज़ों को प्रकट करता है तो उनको ठीक करना। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर उत्तरदाता ने दिया कि उसकी इनकम है 50,000 रुपये, ठीक है, और उसने अपने आप को रखा है कि वो मतलब निम्न मध्यम वर्ग में है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों चीज़ अलग अलग हो जाती हैं। तो इस चीज़ों को इस तरह से ठीक करना। अनुसंधान के समय अनावश्यक तथ्य भी बहुत एकत्रित हो जाते हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जो हमने कोई भी समस्या ली है, प्रॉब्लम से ली है, उससे संबंधित अगर हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं तो बहुत से अनावश्यक तथ्य भी एकत्रित हो जाते हैं। तो उन जो अनावश्यक तथ्य हमने एकत्रित हो गए हैं उनको अलग छानबीन कर अलग कर देना। अनुसंधानकर्ता को आंकड़ों की क्रमबद्धता का कार्य करना, जैसे वर्णाक्षर क्रम है ना, वर्णाक्षर क्रम मतलब ABCD है ना, ABCD नाम के हिसाब से। फिर क्षेत्रीय आधार पर कौन किस क्षेत्र का है, किस ब्लॉक के आधार पर जो आपने निर्देशन लिया था उसके आधार पर कौन किस क्षेत्र का है, उसके आधार पर यहाँ पर आंकड़ों को क्रम में लगाया जाता है। अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान से जो शामिल जो द्वितीय स्रोत लिए हैं, पांडुलिपि ली हैं, इतिहास वेत्ता ली है या किसी की डायरी ली है, उन आंकड़ों का भी संपादन यहाँ पर ढंग से करना होता है। अब बात करते हैं तथ्यों का वर्गीकरण की। तो जो सामाजिक अनुसंधान से संबंधित आंकड़े जितने अधिक होते हैं, उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों को देकर ही किसी विशेषता को समझ सकना बहुत कठिन होता है। यानी कि जो आंकड़े सामाजिक अनुसंधान में जो आंकड़े अनुसंधान करता एकत्रित करता है, उन तथ्यों को अगर हम लें तो उनमें उसकी विशेषता को समझ सकना बहुत कठिन होता है कि कौन किस विशेषता को ग्रहण कर रहा है। इस समाधान के लिए ही हम तथ्यों का विभिन्न भागों में उसकी जो विशेषताएं हैं उनकी विशेषताओं को देकर विभाजन प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों की प्रक्रियाकरण की इस प्रणाली को ही जो हम ये प्रणाली अपनाते हैं, यानी कि वर्गों में जो विभाजित करते हैं, इसी प्रक्रियाकरण को ही वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण से तात्पर्य सभी आंकड़ों को उनकी समानताओं के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में परिभाषित करना होता है। कि अगर आपने वर्गीकरण किया है
मतलब जेंडर का अगर वर्गीकरण किया है तो आप परिभाषित करेंगे पुरुष का है, ये महिला का है ना। तो इसके ऐसी इस आधार पर प्रस्तुत करना, अगर किसी की मासिक आय आपने ली है तो 3,000 से निम्न आय वाला व्यक्ति है, 3 से 8,000 वाला मध्यम वर्ग का, इस तरह से आपको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना यहाँ पर होता है। अब वर्गीकरण की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो एकत्रित आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों और उपवर्गों में विभाजित किया जाता है वर्गीकरण के द्वारा। ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता होती है। दूसरा है तथ्यों का वर्गीकरण का आधार वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। आपने कुछ ऐसे तथ्य बना लिए हैं तो उनको कुछ वास्तविक कुछ काल्पनिक तथ्यों में भी आप विभाजित यहाँ पर कर सकते हैं। वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि विभिन्न इकाइयों को बाहरी तौर पर जो भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं, समान भिन्नताएं दिखाई देने वाली श्रेणियों वर्गों के रूप में बदला जा सकता है। यानी कि जो बाहर रूप से वो जो विभिन्नता समान रूप से दिखाई दे रही हैं उनको भी उपवर्गों और श्रेणियों में चेंज किया जा सकता है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, किस लिए हम करेंगे, ना भी करें तो, लेकिन इसके कुछ उद्देश्य भी निहित हैं। एकत्रित तथ्यों की जो बहुलता और जटिलता से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें संक्षिप्त और सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। क्योंकि अगर आप बहुत ढेर सारा देखेंगे, आप डेटा बहुत एकत्रित कर लेंगे तो आप उन डेटा को छानबीन जब तक नहीं करेंगे, उनको वर्गों उपवर्गों में विभाजित नहीं करेंगे, तब तक वो जो जटिल कठिनाइयाँ हैं वो आती रहेंगी। और कहीं कहीं पर आप स्वयं भी, अगर आप किसी को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और उस प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में अगर किसी ने क्वेश्चन भी कर लिया तो आप वहाँ समझाना बहुत कठिन हो जाता है इस जगह पे। तो अगर आपने वर्गीकरण किया है तो उनको बहुत अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाता है। और आपको अगर कहीं प्रतिवेदन आप प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उसको आपको भी समझाना बहुत सरल हो जाता है। विभिन्न तथ्यों के बीच जो विद्यमान समानता और असमानता को प्रदर्शित करने वाली श्रेणियों को स्पष्ट करना है। मतलब कितने ये लोग सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कितने हाँ में हैं, कितने तटस्थ हैं, इस प्रकार की वर्गीकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तथ्यों की विभिन्न श्रेणियों को इस तरह से निर्माण करना जिससे इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। महिला पुरुष कितनी उपलब्धि है ना, मान लीजिए एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग कर रहे हैं कि कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ड्रॉप आउट का हम करेंगे तो महिला बालक और बालिका में करेंगे, तो हम यहाँ पर बालक का अलग ले लेंगे जो है ना वर्ष के हिसाब से, और बालिकाओं का अलग ले लेंगे, तो एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किस वर्ष में कितने बालक और बालिकाओं में ड्रॉप आउट की समस्या ज़्यादा रही है, या अगर कुल मिलाया जाए तो किस श्रेणी में ड्रॉप आउट की ये जो मात्रा है ये ज़्यादा रही है। इस तरह से हम तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर कर सकते हैं। तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन करने के लिए उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रदान करना होता है। तथ्यों का अगर विश्लेषण कर रहे हैं तो उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रदान करना होता है ताकि रिपोर्टिंग करने में आसानी रहे आपको। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो इसको दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। वर्गीकरण है उसको दो प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरा है संख्यात्मक वर्गीकरण। तो पहले हम बात कर लेते हैं गुणात्मक वर्गीकरण की। तो गुणात्मक वर्गीकरण जो होता है ये जो गुणात्मक वर्गीकरण को जब तथ्यों के विभिन्न गुणों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न अनेक वर्गों या श्रेणियों का निर्माण किया जाता है तो इसे हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। गुणात्मक वर्गीकरण को हम दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कौन सा, सरल वर्गीकरण, और दूसरा है बहुपक्षीय वर्गीकरण। सरल वर्गीकरण क्या है? सरल वर्गीकरण वह है जिसमें विशेष गुण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को स्पष्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हमें जो शोध करना है, रिसर्च करना है कि जब नई और पुरानी पीढ़ी के बीच पाए जाने वाले विभिन्न तनाव के का ये अध्ययन करना है हमें, ये हमें टॉपिक है हमारा, तो हम अध्ययन करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो पुरानी पीढ़ी है, दोनों पीढ़ियों के बीच पाए जाने वाले को तनाव को अगर हम स्पष्ट करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोनों पीढ़ियों के यानी कि नई और पुरानी दोनों पीढ़ियों के उत्तरदाताओं को में साक्षर और निरक्षर
जैसे ही दो सरल जो स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कि जो है ना, पुरानी पीढ़ी में कितने लोग साक्षर थे और नई पीढ़ी में कितने लोग साक्षर हैं, पुरानी पीढ़ी में कितने निरक्षर थे, नई पीढ़ी में कितने निरक्षर हैं। इन दो सरल भागों में बांट सकते हैं, किसमें, साक्षर और निरक्षर में। इस तरह से सरल भागों में वर्गीकृत इसको किया जा सकता है। दूसरा है, सेकेंड है आपका बहुपक्षीय वर्गीकरण। इसमें अनेक विशेषताओं के आधार पर दो या दो से अधिक जो श्रेणियां हैं इसका निर्माण किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए घरेलू हिंसा से संबंधित परिवारों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम परिवारों के जो सदस्य हैं उनकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, पहला वर्गीकरण। सेकेंड है आपका उनका जेंडर क्या है, ये क्या है, दूसरा वर्गीकरण। तीसरा है आपको, तीसरा श्रेणी क्या हो जाएगी, रोजगार की प्रगति, वो यानी कि कौन सा रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, बिजनेस भी करते हैं तो वो कौन सी बिजनेस करते हैं, है ना। वैवाहिक स्थिति, है ना, वैवाहिक स्थिति यानी कि वो उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, या डाइवोर्स ले चुके हैं, या सेपरेट रह रहे हैं वो लोग, या विधवा हैं। इस तरह के उसमें भी कई वर्गीकरण किए जा सकते हैं, है ना। उसके बाद आयु के आधार पर, इनकी संख्या आयु के आधार पर, आप आयु के आधार पर बांट सकते हैं कि इस उम्र से इस उम्र तक आयु के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि हाँ, छोटे बच्चों को तो लिया नहीं जा सकता इसमें, तो हम उसमें उनका जो बड़े लोग हैं उनकी आयु को ले लेते हैं। तो मान लीजिए 15 से लिया तो 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, 25 से 30 साल, इस तरह का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण की। तो यह संख्यात्मक जो वर्गीकरण होता है वह वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण तब अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है जब अध्ययन विषय से संबंधित जो एकत्रित तथ्य हैं उनको संख्या के रूप में स्पष्ट किया जा सके, यानी कि टेबल फॉर्म में आपको स्पष्ट किया जा सके। तो ये क्या कहलाएंगे, संख्यात्मक वर्गीकरण। उदाहरण के लिए अगर हम विभिन्न वर्गों की मासिक आय का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस तरह के जो वर्गीकरण हैं इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि जो मासिक आय है उसको अंकों में, गिनतियों में विभाजित करेंगे ना। 3000 की मासिक आय वाले कम निम्न आय वर्ग के लोग हैं, है ना। 8000 वाले निम्न उससे अधिक आय वर्ग के लोग हैं। तो इस तरह से स्पष्ट भाषा देकर हम इन वर्गीकरण को शामिल कर सकते हैं, ये अंकों के आधार पर होती हैं। तो ये था वर्गीकरण, और इसके आधार पर अभी प्रोसेस का ये मतलब दूसरा टॉपिक था। ये आगे 3 टॉपिक और हैं इससे संबंधित, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मंडे को। तो आज की जो क्लास है यहीं तक रखते हैं, और अगली जो क्लास हमारी होगी वो मंडे को होगी। लेकिन आपका जो संडे का MCQ है, क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस टेस्ट आपका चलता रहेगा। तो संडे को MCQ टेस्ट है आपका, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। और जाने से पहले आप मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू।